This program is brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो कमोबेश हर घर का मसला है। आप जिस भी महफिल में बैठें और वहाँ पर एज ए डॉक्टर मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो ज़्यादातर लोग जो पूछते हैं वो ये कि जनाब आजकल कमर में बड़ा दर्द रहता है डॉक्टर साहब। कोई कमर के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत करता है, कोई दरमियान में, और कोई गर्दन में जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन जिसको हम कहते हैं उसमें दर्द की शिकायत करता है। तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी 80% तक लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी बैक का प्रॉब्लम होता ज़रूर है। तो बहुत ही अहमियत का हामिल एक मौजू है और मेरी खुशकिस्मती है कि आज जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है वो पाकिस्तान के नामवर ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन हैं और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ख़ान, जो ख़ुसूसी तौर पर पेशावर से तशरीफ़ लाए हैं। सर साबिक सरबराह रह चुके हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर के, और इस वक्त हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सर्जरी लाइफ केयर हॉस्पिटल हैदराबाद। और उसके साथ साथ एक और बहुत जो खुशाइंद बात है कि 24 ममालिक की एक एसोसिएशन बनी हुई है जिसको हम एशिया पैसिफिक ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन कहते हैं। सर उसके सेक्रेटरी जनरल भी हैं। इसका मतलब है कि ये जो 24 ममालिक हैं इसमें ऑर्थोपेडिक्स में जितना भी काम होता है तहकीकी काम, सर उसके रूह रवां हैं। उसके साथ साथ सर प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हैं सोसाइटी ऑफ स्पाइन सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान। ये वो सोसाइटी है जो सिर्फ स्पाइन या रीढ़ की हड्डी के मसाइल के लिए जो माहिर डॉक्टर के ऊपर मुश्तमिल है। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हैं सर उसके। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच आमिर। सर, जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में मैंने तस्करा किया, आई होप आई वाज नॉट रॉन्ग कि 80% लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी कमर का दर्द होता ज़रूर है सर। ये इंटरनेशनल फिगर्स हैं। ये इंटरनेशनल फिगर्स हैं कि 80% लोगों को ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा कमर का दर्द ज़रूर होता है। इसमें बहुत सारे केसेस में ख़त्म हो जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये परसिस्टेंट रहता है, बार बार होता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो अगर सही तरीके से हैंडल कर लिया तो यू आर सक्सेसफुल, अदरवाइज ये आपका साथी बन जाता है ज़िंदगी का। अच्छा सर, अवामुन्नास पब्लिक को तो यही पता है कि ये हमारी कमर है, लेकिन एज ए डॉक्टर अगर हम बात करें तो उस कमर में जो मोहरे हैं उसके मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ से वो शुरू होते हैं और जहाँ पर ख़त्म होते हैं, और हर जो हिस्सा है उसका हमने टेक्निकली एक अलग नाम दिया होता है। तो सर ये जो कुदरत ने ये जो हमारी बैग बनाई हुई है जिसमें मोहरे भी हैं, पट्ठे भी हैं, लिगामेंट्स भी हैं, ये बेसिकली इसका काम क्या होता है? एक तो मूवमेंट तो है ही है कि बहुत रेंज ऑफ मूवमेंट है, आप आगे झुक सकते हैं, दाएं जा सकते हैं, बाएं जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, सारा बैग के ऊपर हो रहा है। लेकिन इसका जो बुनियादी क्या क्या अफ़आल सर अंजाम दे रही होती है हमारी जो स्पाइन है? देखिए, अगर मैं आपके व्यूवर्स के लिए बड़ी सिंपल अल्फाज में बता दूं तो ये आपकी बॉडी का फाउंडेशन पिलर है। जिस तरह घर में आप देखते हैं पिलर्स बनते हैं, बीम्स लगे होते हैं जिसके ऊपर सारा घर इमारत खड़ी हो जाती है, इसके ऊपर आपकी पूरी बॉडी की इमारत खड़ी है। सर से लेकर पांव तक जितनी भी आपकी बॉडी है वो इसी से स्ट्रेंथ ले रहे हैं, इसकी वजह से अपनी जगह पर हैं। तो ये आपका फाउंडेशन पिलर है। हाथ जो हैं आप हरकत के लिए हैं, काम के लिए हैं, टांगे चलने के लिए, लेकिन ये सारा बेस है बैक के ऊपर जो सर से शुरू होता है नीचे तक, और ये सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा, बैक के अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी जा रहा है। सर इसीलिए मुहावरतन वो कहा जाता है ना कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी। एग्जैक्टली। तो ये रीढ़ की हड्डी आपकी बॉडी का सब कुछ है, और आपकी ब्रेन से सारे मैसेजेस पूरी बॉडी को इसी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जा रहे हैं जो कि रीढ़ की हड्डी के दरमियान पड़ी होती है।
तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। इसमें और सर ये शुरू हमारे जो दिमाग या स्कल कह लें जिसको, जी हाँ। खोपड़ी भी हम उर्दू में कहते हैं, वहाँ से शुरू होती है और नीचे देखिए ये जाती है। ऊपर अब सर है, सर सर। से कनेक्टेड है, उसमें जो 7 वर्टिब्रे होते हैं, 7 मोहरे, जी उसको हम सर्विकल कहते हैं, जो गर्दन का हिस्सा बनाते हैं। सर्वाइकल स्पाइन जिसको हमने सर्वाइकल स्पाइन उसको बोलते हैं। राइट सर। फिर उसके नीचे थोरैसिक स्पाइन शुरू हो जाता है, जो आपके चेस्ट की जो जितनी भी यानी कि जो स्ट्रक्चर उसका सपोर्ट करते हैं। छाती के पीछे वाले हिस्से में जो मोहरे हैं उनको हम थोरैसिक कहते हैं। थोरैसिक कहते हैं, वो 12 होते हैं। 12 होते हैं सर। फिर उसके नीचे कमर का हिस्सा शुरू हो जाता है। कमर जो है उसमें 5 मोहरे होते हैं, उसको हम लंबर स्पाइन कहते हैं सर। और फिर उसके नीचे सैक्रम, सैक्रम वो हिस्सा है जिससे बाकी कमर जो है वो आपकी जो पेल्विक बोन है, जो जहाँ कूलों की हड्डी है सर। कूलों की हड्डी, उसके साथ उसको कनेक्ट करते हैं। और फिर आखिर में कॉक्सिक्स होता है। कॉक्सिक्स बेसिकली टेल बोन उसको कहते हैं। ये दूसरे जानवरों में यहाँ से टेल निकलती है, हमारे अंदर चूंकि टेल नहीं है तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो आखिर में जो उसको जो लास्ट पार्ट है उसको कॉक्सिक्स बोलते हैं। तो यानी कि अगर आवाम समझना चाहें तो इस तरह है कि हमारे दिमाग से, दिमाग की एक एक्सटेंशन एक ट्यूब की शक्ल में, असाब की शक्ल में आती है, और उस ये जो गर्दन के मोहरे हैं, छाती के मोहरे, पेट के पिछले मोहरे और नीचे कूल्हों तक, वो तमाम असाब उसके अंदर से जा रहे होते हैं। बिल्कुल। और ये उसकी हिफाजत कर रही होती है। बिल्कुल, ये उसको प्रोटेक्ट भी करती है, उनको रास्ता भी देती है कि वो नर्व्स यहाँ से निकल सकें, और इसके अलावा मूवमेंट्स भी करती है। आपकी बॉडी की सारी मूवमेंट्स उसी के ऊपर बेस्ड है। मेरा ख्याल है कि सर आप तो खैर एक्सपर्ट हैं, लेकिन मेरी नाकिस राय में मेरा तो ख्याल है कि ये मास्टर ऑर्गन है बिल्कुल ऑर्थोपेडिक्स के हवाले बिल्कुल से, कि जो इतनी सारी चीज़ें कर रहा है। वैसे तो बॉडी के सारे ऑर्गन मास्टर ऑर्गन्स जी हैं, सर। किसी ऑर्गन के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर इसी तरह ही है सकते। सर। लेकिन ये अगर इसमें गड़बड़ हो जाए तो आपकी सारी बॉडी कोलैप्स कर लेती, इसलिए कि दिमाग इसी के ऊपर बेस करता है, सारे नर्व्स इसी के थ्रू निकलते हैं, आपके हाथों को मैसेज इसी के थ्रू जाता है, टांगों को वही जाता है। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो जिस स्ट्रक्चर को वो नर्व जा रहे हैं वो उसमें ख़राबी पैदा हो जाएगी और बीमारी पैदा हो जाएगी सर। अच्छा सर, अभी आपकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बिज़ी डॉक्टर हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आपके होते हैं। अगर हम वैसे एक अंदाज़ा लगाना चाहें कि अगर 100 मरीज़ आपके पास आ रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ़ नौइयत के होंगे, कुछ को ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों की बीमारियाँ होंगी, तो उसमें से कितने % 100 में से ऐसे हैं जो कि बैक की प्रॉब्लम के साथ आपके पास आ रहे हैं? आमिर, मुझे अभी ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन 35 ईयर्स हुए माशाल्लाह सर। और स्पाइन प्रैक्टिस करते हुए मुझे 25 साल हुए सर। इन 25 सालों में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम मेरे सामने आई है वो लो बैक पेन है। कमर के निचले हिस्से कमर में के दर्द। निचला हिस्से में जो दर्द होता है वो, और उसके साथ फिर शियाटिका। शियाटिका बेसिकली एक अलामत है, सिम्टम है कि कहीं पर बॉडी में शियाटिक नर्व के ऊपर प्रेशर आ रहा है। शियाटिक नर्व वो बड़ी नर्व है जो कमर के नीचे हिस्से से निकलती है और आखिरी पाँव का जो आखिरी जो टोज है वहाँ तक जाती है। यानी कि ये कमर के निचले हिस्से से 2 शार्टिक नर्व्स निकलेंगी। बिल्कुल, और एक तरफ, टांग में एक चली दूसरी जाएगी तरफ, हाँ। और इससे डिवाइड होकर एक टांग में चली जाएगी पाँव तक, और दूसरी टांग में चली जाएगी पाँव एग्जैक्टली। तक। अब अगर इस नर्व के ऊपर सर। कहीं भी कोई प्रेशर या दबाव पड़ता है तो ये एक बिल्कुल बिजली के तार की तरह स्पार्क करता है और मरीज को पूरे टांग में दर्द होना शुरू हो जाता बड़ी है। एक्सक्रूशिएटिंग किस्म की पेन होती बहुत है। ज़बरदस्त पेन होती है, मरीज इससे हिल नहीं सकता, और फिर अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए तो फिर टांग सुन हो जाती है। फिर अगर इससे ज़्यादा हो जाए फिर फुट ड्रॉप शुरू हो जाता है, टांग काम करना छोड़ देती है। उससे भी आगे हो जाए तो फिर यूरिन इनकॉन्टिनेंट हो जाता है, यूरिन कंट्रोल में नहीं रहता, फिर आपको कैथेटर लगाना पड़ता है। और अगर उससे भी आगे हो जाए तो फिर स्टूल भी कंट्रोल से निकल जाता है। तो ये सारे जो फंक्शंस है बेसिकली उन नर्व्स के ज़रिए से आते हैं। तो अगर वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाए तो ये सारे फंक्शन लॉस होने के चांस इसका होता मतलब है कि इन मोहरों की अहमियत इतनी ज़्यादा है। ये तो एक हमने सर अभी बात की, अभी हम मज़ीद भी स्पाइन के डिसऑर्डर्स पे बात करेंगे। ये अभी हमने एक की बात की है कि जी, कितना बिल्कुल। ज़्यादा शदीद नौइयत अख्तियार कर सकता है। या तो सबसे कॉमन जो आपने सवाल पूछा, सबसे कॉमन जो मेरे प्रैक्टिस में अभी तक आया हुआ दैट इज़ लो बैक पेन और शियाटिका। और सबसे कॉमनेस्ट रीज़न
जो है उसमें वो प्रोलैप्स इंट्रोवर्टिबल डिस्क, जिसको कहते हैं स्लिप डिस्क भी कहते हैं उसको, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न। अच्छा सर, अभी आवाम ने मोहरों का तो जिक्र सुना कि हमने बताया कि जी गर्दन के पीछे भी मोहरें हैं, छाती में, पेट के पीछे हिस्से में भी मोहरें हैं, जिनको मुख्तलिफ हमने टेक्निकल नाम दिए हुए, सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन। अब सर इसका ज़रा थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताइएगा, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मोहरे ही नहीं है सिर्फ, वो डिस्क वगैरह जो हैं उनका क्या रोल होता है, और उसमें कोई ख़राबी आ जाए तो वो कौन कौन से प्रॉब्लम को जन्म दे रही होती है। देखिए, मोहरे जो हैं ये सेगमेंट्स हैं। आप यूँ समझे कि रीढ़ की हड्डी जो है वो इतने सेगमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, बनी हुई है उससे। हर मोहरा दूसरे के साथ लिंक्ड है इंट्रोवर्टिबल डिस्क के साथ। डिस्क जो है एक कार्टिलेज स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये सॉफ्ट होती है सर? ये सॉफ्ट क्योंकि मोहरा तो हड्डी है ना। जी बिल्कुल, ये मोहरा soft होती हड्डी है, उसके अंदर मूवमेंट नहीं आ सकती। जी बिल्कुल सर। मूवमेंट के लिए जॉइंट का होना ज़रूरी है, जोड़ के बगैर मूवमेंट नहीं आ सकती। तो दो मोहरों के दरमियान जो जोड़ है वो डिस्क से बनता है। आगे डिस्क है और पीछे दो फेसेट जॉइंट्स होते हैं, तो 3 जॉइंट्स होते हैं दो मोहरों के दरमियान। तो आप हिसाब लगाएं कि ऊपर 7 सर्विकल वर्टिब्रा हैं, 7 वो फिर मोहरे 12 थोरैसिक हो गए, 19 हो गए सर, फिर लंबर हो गए, फिर 5 4, सैक्रल हो गए। 23, 24। हर मोहरे के साथ 3 जॉइंट्स हैं। इतना पेचीदा निज़ाम है इतना पेचीदा, तो आप इससे हिसाब लगाएं कि कितने जॉइंट्स हो गए इस कमर में। तो आप जो हरकत करते हैं, आगे झुकना, पीछे झुकना, इट्स नॉट दैट सिंपल कि आप झुक गए। ये इतने जॉइंट्स की वजह से मुमकिन है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि सर ये जो डिस्क है जी, जो ज़रा सॉफ्ट पार्ट होता है, उसे हम कुरी हड्डी भी कह लें आम जुबान में लोगों के समझने के लिए, ज़रा सॉफ्ट होती है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा किरदार है हमारे एक नॉर्मल फंक्शनिंग जो हमारी बैक की हो रही है उसके अंदर। ये एक जॉइंट तो बना ही रहा है, इसके साथ ही साथ ये शॉक अब्जॉर्बर का फंक्शन करता है। ओके। अब अगर आप ऊपर से छलांग लगाते हैं, तो अगर आपकी बॉडी सिर्फ हड्डी के ऊपर बेस करती है तो हड्डी टूट जाएगी। एग्जैक्टली। ठीक है, जिस तरह गाड़ी में शॉक अब्जॉर्बर अगर आपका ख़राब हो जाए तो फिर आप जब सारे झटके आपको सारे महसूस झटके होंगे। आपको महसूस होंगे। तो ये दिस इज़ वेरी इफेक्टिव शॉक अब्जॉर्बर। तो जितने भी ये आपको जॉल्ट्स मिलते हैं, बॉडी को झटके मिलते हैं, और ऊपर से लोग ये जिमनास्टिक्स भी करते हैं, क्या कुछ नहीं करते, वो सिर्फ इस शॉक अब्जॉर्बर्स की वजह से पॉसिबल है। ये बॉडी का सारा जोर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसको मिनिमाइज करते हैं, उसको फंक्शन में ट्रांसमिट कर लेते हैं। राइट सर। अच्छा सर, दो तो आपने सर बताए, बैक एक और शाटिका। शाटिका का आपने तफसीली ज़िक्र किया कि उसमें उसके ऊपर कोई प्रेशर आ जाता है। सर ये प्रेशर क्यों आ जाता है शाटिक नर्व के ऊपर? इस तरह मैंने कहा कि सबसे कॉमन रीज़न इसकी स्लिप डिस्क है। यानी कि डिस्क अपनी जगह से खिसक जाएगी सर? डिस्क में 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक होती है पेरिफेरल पार्ट, जिसको हम एनुलस कहते हैं, वो सख्त पार्ट है। एक होती है अंडर एक जेल न्यूक्लियस पल्पोसिस, वो जेली की तरह होती है, वो शॉक अब्जॉर्बिंग करती है। बाज़ औक़ात जब स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हो जाए, और स्ट्रेसेस बढ़ते रहते हैं, जब स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हो जाएं तो जो बाहर की रिंग है एनुलस फाइब्रोसिस, उसमें लाखों की तादाद में फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स टूटना शुरू हो जाते हैं। जब वो टूटते हैं तो उसके साथ बैक पेन शुरू हो जाता है। फिर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि इसमें 1 लाख फाइबर्स हैं, तो 10,000 आज टूट गए, 3 महीने बाद आपने फिर कोई गलती कर ली, कोई इस तरह का काम किया, 10,000 फिर टूट गए। सारी उम्र है, बचपन से आप शुरू हैं, एक टाइम इस तरह आता है कि वो सारे फाइबर्स टूट जाते हैं, और वो जो आखिरी हिस्सा होता है उसमें कुछ फाइबर्स बचे होते हैं। तो अक्सर मरीज कहते हैं मैं सिर्फ झुका था और मुझे बस ज़बरदस्त पेन शुरू हो गया। जी, इस तरह लोग कहते बेसिकली हैं। इसलिए कि वो थोड़े ही फाइबर्स रह गए थे, जिसके वो उधर टूट गए। तो जब वो टूट जाता है तो जो अंदर जेल होता है वो उसके दरमियान लीक करके बाहर आ जाता है। इस तरह गाड़ी में आपकी शॉक्स के अंदर भी ऑयल होता है, ऑयल अगर वो होता लीक है। हो गया तो इसका मतलब है कि अब वो काम नहीं करेगा और शॉक को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एग्जैक्टली। तो वो जब बाहर निकलता है तो बाहर सारे नर्व्स होते हैं, तो वो किसी न किसी नर्व्स के ऊपर प्रेशर डाल लेता है। और नर्व की मिसाल इस तरह है, जिस तरह बिजली की तारें जो बड़ी वायर है ना, जी सर। उसी की तरह
और उसके अंदर एक्चुअली करंट फ्लो कर रहा होता है। एग्जैक्टली। तो अगर उसके साथ कोई भी चीज़ टच करती है तो वो स्पार्क करती है। तो वो स्पार्क इस तरह होता है कि पूरी बॉडी में आपको करंट की तरह सेंसेशन फील हो जाती है, ज़बरदस्त पेन शुरू हो जाता है। सबसे पहले पेन शुरू हो जाता है, दैट इज़ पेन। देखें, एक हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। एग्जैक्टली। अगर ये पेन किसी ना हो, खराबी की तरफ इशारा करता है ना। एग्जैक्टली ये आपको बताता है कि अभी खराबी हो रही There is है, something wrong बहुत inside. इंपॉर्टेंट खराबी हो रही है, फ़ौरन इसको ठीक कर लें, बाकी सारे काम छोड़कर। अगर पेन आपको ना हो, आप कहेंगे चलो मैं कल करूँगा, कल तक काम हो चुका होगा। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले पेन शुरू हो जाती है, फिर जब उससे आगे बढ़ जाए तो फिर फंक्शनल डेफिसिट्स शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले सेंसेशन ख़त्म हो जाती हैं, नमनेस शुरू हो जाती है, सुन होना आपको शुरू हो जाएंगे सुन होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद ताकत कम होना शुरू हो जाती है, टांगे काम क्योंकि वो छोड़ भी देती आसाब हैं, की वजह से ही काम कर रही हैं। नर्व्स की वजह से हैं। फिर इसके बाद यूरिन का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, फिर इसके बाद स्टूल का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। और इसमें जो अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि भाई ये नर्व जो है, ये अगर इसके ये बहुत ज़्यादा प्रेस हो जाए, ये डैमेज हो जाता है। एक दफ़ा डैमेज हो गया, नर्व दोबारा वापस नहीं आता। जिससे हमारा जिगर थोड़ा सा हाँ। हिस्सा खराब भी हो जाए तो दोबारा ग्रो कर जाता दोबारा है। ग्रो कर तो लेता नर्व्स है। नहीं ग्रो करती सर। नर्व अगर मुकम्मल डैमेज हो जाए वापस नहीं आती, अगर पार्शली डैमेज हो जाए फिर उसमें रिकवरी का चांस होता है। तो इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि जब भी आपको न्यूरोलॉजी फील हो, आप समझें कि आपकी टांगें काम छोड़ रही हैं, आप समझें कि आपका यूरिन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो फिर आपके पास टाइम नहीं है। इसका मतलब है मामला अब काफ़ी आगे तक पहुंच आगे चुका चला होगा। गया है। अगर आपने जल्द से जल्द ये प्रेशर नहीं हटाया, अब ये मैं आपको एक गलत किस्म की मिसाल देता हूँ। फांसी लगती है, ठीक है, अगर इंसान को फांसी लग जाए और सांस निकलने से पहले फांसी खुल जाए तो इंसान ठीक ठाक है। लेकिन अगर वही फांसी आप खोल लेते हैं एक दफ़ा सांस निकलने के बाद, तो इंसान मुर्दा फिर कुछ भी नहीं, डेथ है। तो अगर ये टाइम है ना, बेसिकली टाइम फ्रेम है, Exactly. अगर उसी टाइम में आपने ये प्रेशर हटा दिया तो नर्व्स बच गया। और अगर आपने ये वो टाइम आपसे निकल गया तो फिर अगर प्रेशर हटा भी दें, नर्व्स वुड नॉट फंक्शन। तो इसको सर हम इस तरह कह सकते हैं कि जैसे फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट के लिए यूज़ होता है, तो उसमें इतना नाजुक होता है, बाल के बराबर होता है, और अगर कुछ हो गया उसमें तो आप उसको मैनुअली जोड़ भी नहीं सकते कि रिपेयर हो जाए। नहीं, ये इतना नाजुक नहीं, चीज़ है। नहीं, ये जोड़ भी नहीं सकता, ये दोबारा रीजनरेट भी नहीं हो सकता। इस तरह। राइट सर। यहाँ सर छोटा सा हमारा थोड़ा सा टाइम हुआ है एक वक्फे का। जी नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान के साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। यहाँ वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, ये बताइएगा कि शुरू में लोगों को आमतौर पर कमर का दर्द जब पहली दफ़ा महसूस होता है तो लोगों का फ़र्स्ट रिएक्शन ये होता है कि वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और पेन किलर को लेकर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी दौरान जैसा आपने फरमाया कि ये प्रोसेस भी चल रहा होता है और इसमें ख़तरनाक चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही होती हैं। एक तो रेड फ्लैग्स क्या हैं, कि कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जब वो मरीज़ के अंदर आनी चाहिए उस वक्त उसको अज खुद अद्वियात नहीं लेनी चाहिए, फ़ौरन स्पाइन सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन से रब्ता करना चाहिए? वो कौन कौन सी हैं? देखिए, एक कमर के दर्द की बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। हमने तो सिर्फ एक डिस्क प्रोलैप्स की बात की, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे रीज़न्स हैं। और जो कॉमन रीज़न्स हैं उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, टीबी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन, वो हो सकती है, ट्यूमर इसमें हो सकता है। अच्छा, ट्यूमर भी होता है सर? ट्यूमर भी, स्पाइन के अंदर ट्यूमर भी हो सकता है, डिजनरेशन हो सकती है जो ज़्यादातर ओल्ड एज में होती है, और ट्रामा भी हो सकता है।
एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ऑस्टियोपोरोसिस है, जो कि भुरभुरी हो जाती हैं जिसमें बुरबुर हो जाए, जिसमें विच इज़ मोर कॉमन इन लेडीज, लेकिन आदमी में भी होता है। जी सर। तो ये सारी रीजंस हो सकती हैं। ये प्रिज्यूम करना कि नहीं सिंपल सा दर्द है, देयर इज अ कॉकटेल ऑफ हाँ रीजंस। बहुत सारी है। जी अब सर। ये है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये ख़तरनाक है या ये नहीं है। तो अगर दर्द शुरू हो जाए और दर्द बढ़ता जाए, या आपने एक दिन 2 दिन सब्र किया और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, या फिर आपको टांगों में सुन होना शुरू हो जाता है, या फिर आपको बुखार है साथ, या फिर आपके टांगें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, या फिर आपको जो पेरिनियल एरिया है जहाँ पर छोटे बड़े पेशाब के दरमियान की जो जगह है वहाँ पर वो जगह सुन होना शुरू हो जाए, इसको हम पेरिनियल एरिया कहते हैं, वहाँ पर वो कार्डियो सिंड्रोम बन जाता है। तो अगर ये अलामात हैं इसमें, या अगर मरीज़ का वज़न कम होना शुरू हो जाए, अगर ये इनमें से कोई भी अलामत हो, तो इसका मतलब है कि अंदर जो प्रॉब्लम है वो सीरियस है और उसको आप फिर इग्नोर नहीं कर सकते, प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करवाने की ज़रूरत है। और सबसे सिंपल चीज़ आ जाती है कि भाई आपका दर्द शुरू हुआ है और बढ़ता ही जा रहा है, कमज़ोर नहीं हो रहा। आज आप चल रहे हैं, हफ्ते बाद आप चलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो ये एक ख़तरनाक चीज़ है। अभी आपका दर्द शुरू हुआ और कल आपको फील हो रहा है कि आपकी टांगें सुन हो रही हैं, ये ख़तरनाक चीज़ है। परसों आपको महसूस हो रहा है कि आपकी टांगें काम छोड़ रही हैं, आपको सारे काम छोड़कर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको यूरिन में या स्टूल में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे सारे काम। बुखार भी, जिससे आपने कहा बुखार भी साथ होना शुरू हो गया। बुखार इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। एग्जैक्टली। अगर बुखार आपको हो रहा है, बुखार किसी वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर साथ आपको कमर का दर्द भी शुरू हो जाए तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये वहीं से बुखार आ रहा है। तो फिर अगर इन्फेक्शन है तो वो भी बड़ी सीरियस चीज़ है। बाज़ औक़ात बॉडी में कोई और प्रोसीजर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो प्रोस्टेट का सर्जरी है या अपेंडिक्स की सर्जरी है या कोलेसिस्टेक्टमी, कोई भी बॉडी में सर्जरी होती है, वहाँ से जरासीम निकलकर कमर में चले जाते हैं। और बहुत दफ़ा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं टॉन्सिलेक्टमी, ये ऑपरेशन हो जाता है, छोटा सा मासूम सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन हो जाता है, 1 हफ्ते के बाद मरीज़ को कमर में ज़बरदस्त किस्म का दर्द शुरू हो जाता है या गर्दन में ज़बरदस्त किस्म का दर्द शुरू हो जाता है, और वो सब बुखार भी, और वो फिर एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए स्पाइन के अंदर, बड़ा टाइम लगता है उसको ठीक होने में। और जितना आप लेट उसकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतनी ही कॉम्प्लिकेट होता चला जाता है। अगर आपने इमीडिएटली उसके एंटीबायोटिक शुरू कर दिए तो बगैर किसी नुकसान के ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने डिले कर लिया तो फिर प्रॉब्लम होती है। अभी सर देखें, आपने इंतहाई अहम पॉइंट की तरफ इशारा किया है, क्योंकि आम जो पब्लिक का तासुर होता है नाज़रीन, वो यही होता है कि इन्फेक्शन का मतलब ये है गला ख़राब हो जाएगा, छाती में इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, पेट में हुआ तो जनाब पेट में गड़बड़ और वो मतलब हैज़ा हो गया या फूड पॉइजनिंग हो गई। तो इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता कि बैक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और देखें, ट्यूबरक्लोसिस लोग समझते हैं टिपिकली सिर्फ छाती में होती है, फेफड़ों में। तो आपने जैसा फरमाया कि ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। तो ये रेड फ्लैग्स, इसका मतलब है अगर आएँ तो उस वक्त फिर ख़ुद तजर्बे नहीं करने चाहिए जी। किसी क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सर्जन से रब्ता फौरी तौर पे ज़रूरी है, ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो और फिर वो जो बुनियादी वजह है उसको एड्रेस किया जाए। इसी तरह है ना सर? बिल्कुल इसी तरह ही है कि इसको सीरियस लें, और जब भी आपको ये साइंस मिलें तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाकर इसको इन्वेस्टिगेट करवा कर खुदा करे कि कोई सीरियस चीज़ ना हो, लेकिन अगर कोई सीरियस चीज़ है तो उसको फ़ौरन ट्रीट कर लें। अच्छा सर, अब हम आते हैं, ये जो वजूहात आपने यहाँ शेयर की हैं, आपके पास पेशेंट आया इसी रेड फ्लैग्स के साथ, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? पहले इसकी डायग्नोस्टिक हम करते हैं और फिर आगे मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। जी हाँ, कि पेशेंट तो पहले आता है कमर के दर्द के साथ। जी सर। मरीज़ को तो नहीं पता कि रेड फ्लैग मेरे अंदर है या नहीं है, वो आता है कमर के दर्द के साथ। हम पहले उसको एग्ज़ामिन करते हैं कि भाई इसकी कमर में कोई टेंडरनेस तो नहीं है। अगर टेंडरनेस होती है तो इसका मतलब अंदर कोई डैमेज हो रहा है। फिर देखते हैं कि इसकी नर्व्स ठीक काम कर रही हैं कि नहीं कर रही।
टांगे हिल रही हैं, यूरिन कंट्रोल ठीक है, स्टूल कंट्रोल ठीक है, सेंसेशंस ठीक है, मोटर ठीक है, हर चीज़ ठीक है, तो थोड़ी सी फिर हम रिलैक्स कर लेते हैं कि नुकसान अभी तक नहीं हुआ। फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरे होता है, और आजकल जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद टेस्ट है वो MRI है। एग्जैक्टली सर। तो MRI से पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई ख़तरनाक चीज़ है या मामूली सी चीज़ है, और किस लेवल के ऊपर है और ये? किस लेवल के ऊपर है, तो वो भी पता चल जाता है। फिर ये भी मालूम हो जाता है कि सिविरिटी कितनी है और आगे इसकी प्रोग्नोसिस किस तरह आ रही है। तो मेजॉरिटी केसेस में स्लिप डिस्क होता है, और मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाते हैं। अब आपने पूछते हैं कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वही क्या सवाल है? मेरे ज़हन बिल्कुल, में आने हाँ, लगा था। बिल्कुल। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि पेशेंट थोड़ा सा रेस्ट, अच्छा ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि रेस्ट इसमें ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट जो है वो 3 दिन है। 3 दिन। अगर 3 दिन से ज़्यादा आप बिस्तर पर रहते हैं तो आपके मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उल्टा नुकसान करता है। एग्जैक्टली। तो मैक्सिमम रेस्ट 3 दिन का। फिर आपने भारी चीज़ नहीं उठानी, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना कि आपकी कमर पर लोड पड़े, बैठने में भी आपको पीछे कुशन चाहिए, और साथ ही फिर हम पेन किलर्स देते हैं, और फिर मसल्स को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइजेस। तो ये समझ लें कि बॉडी सिर्फ बोन्स नहीं है, बॉडी के साथ बोन्स के साथ मसल्स हैं। एग्जैक्टली। तो अगर बोन्स या डिस्क आपकी कमज़ोर हो जाए और मसल्स आपके मजबूत हों तो वो बहुत हद तक कंपनसेट कर लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपके मसल्स भी कमज़ोर हैं और डिस्क भी कमज़ोर है और स्पाइन भी कमज़ोर है तो फिर कंपनसेशन के लिए कोई चीज़ नहीं है। यानी कि पिलर के अंदर सरिया भी नाकिस लगा हुआ है, सीमेंट भी नाकिस लगा हुआ है, तो तब ज़्यादा मसला है। फिर ज़्यादा मसला है। जी सर। तो पहले हम यही कोशिश करते हैं, और हम तकरीबन कोई 6 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक का टाइम देते हैं। राइट सर। उसमें 80% लोग ठीक हो जाते हैं। ये तो बहुत खुशाइन बात है सर। जी बिल्कुल, इसमें बहुत हद तक वो ठीक, या हम उनको काउंसल करते हैं कि आपने आगे क्या करना है, क्योंकि डिस्क में आप अभी उसकी स्ट्रेंथ वो नहीं है जो पहले थी, फाइबर्स आपके रप्चर हो चुके हैं और डिस्क रीजनरेट आपकी भी नहीं slip हो होंगे, चुकी है, दोबारा भी regenerate नहीं बनेंगे। नहीं, वो भी नहीं बनेंगे। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, तो अपनी डेली एक्टिविटीज़ में आपको वो चीज़ें लानी होती हैं, थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है, वो आप करके चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। फिर टाइम के साथ साथ मसल्स और वो पर काम करते हैं, मसल मजबूत हो जाते हैं, तो यूजुअली पेशेंट ठीक रहता है। बाज़ केसेस में कुछ अरसे के बाद दोबारा अटैक आ जाता है किसी बेहतियाती की वजह से, फिर बाज़ में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आना शुरू हो जाता है, बाज़ में ठीक ही नहीं होता। ऐसे केसेस में जो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड न करें, या जो इलाज के दौरान बढ़ जाए, या इलाज के दौरान नर्व्स काम करना छोड़ जाए, मतलब सुन्न होना शुरू हो जाए, कमज़ोरी शुरू हो जाए, या यूरिन स्टूल का प्रॉब्लम हो जाए, फिर आपको फौरन इमीडिएटली फिर आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा सर, हमारी पब्लिक में जो तासर पाया जाता है स्पाइन सर्जरी या कमर की हड्डी की, जो रीढ़ की हड्डी की जो सर्जरी है, उससे पता नहीं क्यों लोग बहुत ज़्यादा ना खौफज़दा रहते हैं कि जनाब ये ऑपरेशन करवाया तो शायद मैं बिस्तर से लग जाऊंगा 6 महीने के लिए, ये तो बड़ा सेंसिटिव ऑपरेशन होता है। तो इसमें क्या जदीद टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास आ गई हुई हैं कि जिसकी वजह से ये सर्जरी बहुत ज़्यादा सेफ़ हो गई हुई है? देखिए, इसमें और जो आवाम की परसेप्शन है वो इतनी गलत भी नहीं है, क्योंकि शुरू में न तो हमारे पास स्किल इतना था, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी थी कि हम इन बीमारियों को सही ट्रीटमेंट कर सकते। लेकिन गुज़िश्ता 20-25 सालों में बहुत तरक्की हुई है। एक तो स्पाइन सर्जरी अपनी एक स्पेशलिटी बन गई है। एग्जैक्टली। जिस तरह के सुपर स्पेशलिटी हम कह सकते हैं। पुराने ज़माने में दिल के सारे अमराज जो है वो फिजिशियन देखता था, मेडिसिन वाले देखता था, लेकिन आजकल हर आदमी को पता है कि अगर दिल का प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। जी बिल्कुल। इसी तरह अभी स्पाइन अपनी एक स्पेशलिटी है, और उसका एंट्री पॉइंट है कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो या न्यूरो सर्जन हो। जब आप न्यूरो सर्जन बन जाएं या ऑर्थोपेडिक सर्जन बन जाएं तो फिर आप इस काबिल हैं कि अभी आप स्पाइन सर्जरी में ट्रेनिंग शुरू करें, ठीक है ना। इसका मतलब है कि एक जनरल जो ऑर्थोपेडिक वाला डॉक्टर वो भी शायद इतना ट्रेंड ना हो। जनरल ऑर्थोपेडिक, जनरल न्यूरो सर्जन ये ट्रेंड नहीं है,
क्योंकि वो तो फ्रैक्चर वगैरह और ये सिर्फ एलिजिबल हो गए जी। हैं कि अभी इसमें आगे ट्रेन होना शुरू हो जाए। फिर आपको मजीद 2 साल की ट्रेनिंग चाहिए स्पाइन की फेलोशिप करने में, फिर आप स्पाइन सर्जन बन जाते हैं, तो फिर आपकी एक्सपर्टीज शुरू हो जाती है। तो पुराने ज़माने में जो जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो सर्जन ये काम करते थे, तो वो लेमिनेक्टोमी करते थे, पूरी बोन निकाल लेते थे, जिसकी वजह से आपका लेमिनेक्टोमी सर वो मोहरे का कोई हिस्सा मोहरे का एक पिछले का हिस्सा सारे का सारा निकाल जिसने इसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। जी हाँ जी। तो वो हड्डी निकाल लेते थे ताकि हम डिस्क तक पहुंच सकें। अब डिस्क तो हम निकाल लेते थे वो, लेकिन हड्डी के निकलने से जो कमज़ोरी आती थी वो पे सारी उम्र रहती थी। तो जो लोग कहते थे ना कि फिर उसके बाद आप ठीक नहीं होते, वो ठीक कहते थे, इसलिए कि जब हक वो बजानिब थे, इस एक हक बजानिब थे, क्योंकि आपकी बैक फिर इतनी ताकतवर नहीं रहती। लेकिन टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो गई। अभी कोई लेमिनेक्टोमी नहीं करता, इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम कि अगर आप डिस्क के लिए लेमिनेक्टोमी करें। बिल्कुल आज के दौर में अभी माइक्रो सर्जरी होती है, हर जगह पर है, और जो लेटेस्ट है वो एंडोस्कोपिक है। एंडोस्कोपिक आपको पता है अब आजकल सारे कैमरे की मदद से, कैमरे की मदद से होता है। पिते का ऑपरेशन आपको याद है, इतना लंबा कट लगता था किसी जमाने में, बिल्कुल। अब वो इतने से कट से पूरा पिता रिमूव हो जाता है। इसी तरह स्पाइन में पहले इतना बड़ा चीरा हम देते थे, अभी इतने इंसिजन के साथ आप कैमरे के साथ वो सारा डिस्क निकाल लेते हैं। वो तो सर निशान भी नहीं रहता होगा उस सर्जरी का, तो बात नजर नहीं आता, पेशेंट को पता नहीं होता होगा कहाँ से ऑपरेट हुआ है। सुबह जब हम ऑपरेशन करते हैं शाम को वो मरीज चल रहा होता है। ओह वेरी नाइस सर। शाम को अगर मैं आपको उनके पिक्चर्स दिखाऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इसका ऑपरेशन हुआ, वो भी कमर का ऑपरेशन हुआ, बल्कि अक्सर को तो हम रात को घर भेज देते हैं, जबरदस्त, कोई ज़रूरत नहीं होती उसकी, क्योंकि वो इतना छोटा सा जख्म होता है कि उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसके अंदर से सर कैमरा हम इंसर्ट करके देखते हैं डायरेक्टली, जी हाँ, जैसे कि लंबा कट देख के नहीं, वो वैसे हम देखें सिर्फ लेस देन 1 सेंटीमीटर के इंसिजन से कैमरा डाल देते हैं। राइट सर। कैमरे से जो स्लिप डिस्क है वो सिर्फ उस स्लिप डिस्क का हिस्सा निकाल लेते हैं, नॉर्मल और कोई चीज़ नहीं निकालते। तो जो कमजोरी टारगेटेड ऑपरेशन होता है, टारगेटेड ऑपरेशन होता है। तो जो पुराने ज़माने में हम बोन का एक हिस्सा निकालते थे वो नहीं निकलता। तो स्पाइन की ताकत उसी तरह रहती है जिस तरह की पहले थी। और उसमें कोलेटरल डैमेज भी ज़्यादा होता होगा, जितना ज़्यादा आप एरिया काट के करेंगे उतना ज़्यादा ऑब्वियसली जो इर्द गिर्द के जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज होंगे। बिल्कुल, इसमें मिनिमल इन्वेसिव है। ये तो बहुत मिनिमल इन्वेसिव है कि इसमें मसल डैमेज नहीं होता, इसमें बोन डैमेज नहीं होता, और इसमें आप डायरेक्ट उस जगह पर सिर्फ अपना वो काम करके वापस आ जाते हैं। पहले तो हमें मसल काटना पड़ता था, पहले फिर हड्डी काटनी पड़ती थी वहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन अब इसकी वजह से हम स्ट्रेट वहाँ पहुँच जाते हैं विदाउट एनी डैमेज और उसको निकाल लेते हैं। अब ये लेटेस्ट है, इसकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा आम नहीं है, लेकिन अभी बहुत सारे जो है बिल्कुल इसी तरह है ना सर, जंगे अज़ीम में रैंडमली बमबारी होती थी, बिल्कुल जिसको नुकसान पहुंचना है वो भी ठीक है, जो मासूम है वो भी रगड़ा जाता था बीच में। हाँ। अब आप देखें वॉरफेयर कितनी एडवांस्ड हो गई है कि अब आप 400 मील दूर बैठ के एक पर्टिकुलर जगह को टारगेट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये मिसाल लोगों के समझने के लिए काफ़ी होगी कि ये जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है वो उसी किस्म की है कि सिर्फ आपने प्रॉब्लम वाली जगह को ही जाके ट्रीट कर देना है। जी हाँ, तो उसके साथ जो कोलेटरल डैमेज, आपने बड़ा सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कोलेटरल डैमेज नहीं होता। एग्जैक्टली सर। इसलिए कि मसल जब डैमेज हो जाए, मसल डैमेज उसको रिपेयर होने में बहुत टाइम लगता है, बाज़ औक़ात उसकी स्ट्रेंथ कभी वापस नहीं आती। उसी तरह जब बोन का आप हिस्सा निकालते हैं तो वो तो वापस आ ही नहीं सकता, तो वो कमज़ोरी रहती है, और बिल्डिंग का रिस्क भी नहीं है इसमें। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अब ये मतलब मेरे भी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ है कि आज फर्स्ट टाइम मैंने स्पाइन सर्जरी के मतलब कितनी इंट्रिकेट डिटेल्स में आप जैसे एक्सपर्ट से ये सारी आगाही हासिल की। तो अगर हम पाकिस्तान को एज ए कंट्री देखें तो स्पाइन सर्जरी तो हर जगह हो रही है, लेकिन क्या इन पैरामीटर्स के ऊपर हो रही है? एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हर जगह अवेलेबल है या स्पेशलाइज्ड सेंटर होते हैं इसके सर? नहीं, एक तो या एक आम थिएटर के अंदर भी हो सकती है ये? नहीं, एक तो स्पाइन सर्जन्स हैं बहुत कम, क्योंकि नई स्पेशलिटी है। तो जो मेजॉरिटी जो कमर के ऑपरेशंस हो रहे हैं वो जनरल न्यूरो सर्जन या जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स कर रहे हैं। फिर ज़ाहिर है उनकी प्रॉब्लम तो रहती है। फिर एंडोस्कोपिक तो उसके आगे एक फर्दर स्पेशलिटी है। तो आपने पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो सर्जन बनना है, फिर उसके बाद आपने एक स्टेप आगे स्पाइन सर्जन बनना है।
फिर आपने एक और स्टेप आगे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन बनना है। बड़े मरहले हैं सर। बड़े मरहले हैं, तो बिल्कुल। तो अगर आप उस स्टेज से आगे जाएंगे तो अभी कई जगह हैं पाकिस्तान में जहाँ पर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी शुरू हो चुकी है और दुनिया में तो बहुत एडवांस हैं। जो प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं कि अभी इक्विपमेंट इसका बहुत एक्सपेंसिव होता है और जो पार्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते या एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ जब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, कॉस्ट भी कम हो जाती है और एक्सपर्टीज़ भी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल में कि अभी भी इस वक्त हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो फरमाइश के साथ आते हैं कि जी आपने कैमरे वाला ऑपरेशन करना है या ओपन करना है, तो वो ऑलरेडी पढ़ के आज होती कि हमने जी कैमरे वाला करवाना। सर वो गूगल डॉक्टर भी तो लोग बने हुए हैं ना, बिल्कुल, आने से बिल्कुल। पहले लोग गूगल करके खुद जितना समझ आता है उतना आके फिर वो अच्छी बात है ये कि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस भी आनी शुरू हुई है। तो इसका मतलब है कि सर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई इसमें। एक तो ये है कि जो ऑपरेटिंग सर्जन है वो कितना स्किल्ड है, कितना ट्रेंड है, कितना क्वालिफाइड है स्पाइन सर्जरी के लिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नंबर टू कि वो सर्जरी परफॉर्म करने के लिए हाउ वेल इक्विप्ड द ऑपरेशन थिएटर इज़। जैसे आपने फरमाया कि इक्विपमेंट एक्सपेंसिव है, इट मीन्स के सर्जन स्किल्ड भी है, अगर इक्विपमेंट नहीं है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, स्पाइन की सर्जरी बहुत डिलिकेट सर्जरी है और इसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो ये जो आम ऑपरेशन थिएटर्स हैं जहां हम पेट के ऑपरेशंस भी करते हैं दूसरे, अगर उसी जगह पर ये वाले ऑपरेशंस भी होएं तो फिर इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। और इसीलिए बहुत सारी जब छोटे छोटे सेंटरों में ये ऑपरेशन होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होती है और फिर मरीज़ बहुत तकलीफ़ में होता है। इसके लिए आपके पास बहुत अच्छा सेटअप होना ज़रूरी है कि जहाँ पर आपका इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो पेशेंट है वो देखें कि मैं ऑपरेशन मेरा कहाँ पर हो रहा है, क्या वहाँ पर हाइजीनिक कंडीशंस इस काबिल हैं कि मैं वहाँ अपना ऑपरेशन करवाऊँ। अगर आप जा रहे हैं और आप बाहर से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि थिएटर का हाल भी ऐसे ही होगा। इसलिए एक वो माइंड सेट को रिफ्लेक्ट करता है। और थिएटर के अंदर तो सर मरीज़ के जो लवाहिकीन हैं उनको भी एक्सेस नहीं होती, तो फिर उसमें इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आप उस लेवल के थिएटर्स बनाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। तो कॉस्ट हमेशा फिर आगे एंड यूज़र को ट्रांसमिट होती है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो कॉस्ट मरीज़ के ऊपर कोई 100 गुना बढ़ जाती है। इससे फिर वो वाली कॉस्ट बहुत कम है जो इनिशियल कॉस्ट आपने करवानी है, लेकिन एक सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट और क्वालिफाइड डॉक्टर के थ्रू जो होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल ठीक है सर। सर अब हम ज़रा दूसरे कुछ और डिसऑर्डर्स की तरफ भी पब्लिक के लिए, क्योंकि स्कोलियोसिस हो गया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और ये जो काइफोसिस है, अब ये आम लोगों को तो ये पता नहीं है। तो अब एक छोटे से वक्फे के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा हम आपकी सर वो रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी ज़रूर कि ये क्या चीज़ें होती हैं। जी नाज़रीन, अभी वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, वक्फे से पहले हमने तफसीली गुफ्तगू की लो बैक पेन, जो कमर के निचले हिस्से में दर्द हो रही है, और शाटिका के ऊपर भी हमने काफ़ी सेहर हासिल गुफ्तगू की। अब जो रीढ़ की हड्डी के दूसरे मसाइल हैं, जैसे कुबड़ापन हो जाना, जिसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं, फिर काइफोसिस भी है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी है, ये ज़रा टर्म आम पब्लिक को इतनी समझ नहीं आ रही थी, काफ़ी मुश्किल सी टंग ट्विस्टर्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर इनके ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा आप अपनी एक्सपर्ट व्यू दीजिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं सर, इसमें क्या क्या हो रहा होता है। जी, स्कोलियोसिस का मतलब उसको आम जुबान में कुबड़ापन कहते हैं। राइट सर। कमर की हड्डी टेढ़ी हो जाती है और खम आ जाता है सर इस तरह, जी हाँ, बिल्कुल लेफ्ट राइट कुबड़ा हो जाता है ना, सीधी की बजाय
टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तो सर उस तरफ जा रहा होता है, टांगे उस तरफ जा रही होती हैं और बैलेंस ठीक नहीं रहता। डिसलाइंड हो जाती है। जी हाँ। तो और अगर कमर आगे की तरफ झुक जाए उसको काइफोसिस कहते हैं। राइट। तो दोनों बाज़-औक़ात, बल्कि बाज़-औक़ात क्या अक्सर औक़ात दोनों इकट्ठे होती हैं, काइफोसिस भी होती है, स्कोलियोसिस भी होती है। और जब ये होती हैं तो अगर आप सीधे नहीं हैं और आपकी सारी कमर टेढ़ी है तो आपके जो फंक्शनल डेफिसिट्स हैं वो तो डेफिनेटली आ सुनते जाते हैं हैं। वो तो फिर मुस्तकिल एक प्रेशर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर मुश्किल प्रेशर रहता होगा उस पोजीशन में जब वो मुड़ी हुई है स्पाइनल continuously। कॉर्ड के ऊपर तो या nerves के प्रेशर ऊपर। इतना नहीं होता, लेकिन जो आपकी मैकेनिक्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, अब आप अगर सीधे खड़े हैं, आप 1 घंटा भी खड़े रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी को 1 फुट आगे किया तो वेट आप का 10 मिनट सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका डिस्टर्ब हो 10 जाएगा। मिनट भी खड़े नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो तो 24 घंटे उसी पोजीशन में होता है, तो उसको कमर का दर्द भी होता है, वो उसको फैटीग भी ज़्यादा होती है, उसकी एनर्जी कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जाती है, उसकी बॉडी का पोस्चर का जो लुक है वो भी ख़राब हो जाता है, हाइट भी उसकी कम हो जाती है, तो बहुत सारे मसले उसके साथ आ जाते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर उसको आप टाइम पर डायग्नोस करते हैं तो उसको आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं, उसको आप ट्रीट भी कर सकते हैं। हमारे पास तब आते हैं जब उसकी टांगें काम करना छोड़ देती हैं, तो वो तो नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर उस वक्त इट बिकम्स वेरी रिस्की। उसको ऑपरेशन करना भी मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पैरालिसिस के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये सारे अगर आप अर्ली स्टेज पर करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। तो इसके अंदर बर वक्त कंसल्टेशन और डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सच डिसऑर्डर्स। जी हाँ। अब उसमें जो एक और प्रॉब्लम आती है वो यहाँ हमारे कल्चर की वजह से लड़कियाँ कपड़े उनको इस तरह होते हैं कि पेरेंट्स को नज़र नहीं आता शुरू में, क्योंकि डिफॉर्मिटी कम होती है तो पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब डिफॉर्मिटी बहुत बढ़ जाती है, फिर वो कहते हैं ओह तो टेढ़ी टेढ़ी क्यों चल रही है। उस वक्त तक आग उसको 10-15 साल हो चुके होते हैं, बाय देन फिर वो लेट होता है। लेकिन अगर बाज़ औक़ात उस पर भी गुजार कहते हैं जी चल तो रही है, गुजारा हो रहा है, तो फिर जब टांगें बिल्कुल काम करना छोड़ती हैं तो फिर अब तो ये पैरालिसिस की तरफ जा रही है, तो अभी ज़रूरी है, लेकिन फिर वो बहुत लेट होता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको इमीडिएटली शुरू में डायग्नोस कर लें और फिर उसको ट्रीट कर लें, तो ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाते। अच्छा सर, वो कहते हैं कि हर उरूज को ज़वाल है, उसी तरह हमारा जिस्म भी है कि एक बच्चा पैदा होता है तो मोस्ट हेल्दीएस्ट फॉर्म में होता है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी उम्र बढ़ती है और हम ऑर्गन्स इम्प्रूव होते हैं, फिर एक टाइम आता है कि इंसान ज़वाल की तरफ गामज़न हो जाता है। तो डीजेनरेटिव चेंजेस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, ओवरऑल तो पूरी बॉडी में हो रही हैं, लेकिन आपकी स्पेशलिटी के हवाले से कमर के अंदर भी डीजेनरेटिव चेंजेस हो रही होती हैं, तो वो भी सर कुछ लोगों में जो ज़ईफ़ लोग हैं उनके अंदर फिर जनरल और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको शाटिका भी नहीं है, उसको काइफोसिस या स्कोलियोसिस भी नहीं है, तो ये किस तरह इम्पेक्ट कर रही होती हैं सर एक बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पे? देखिए, बुज़ुर्गों में 2 चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, एक तो होती है डीजनरेटिव, एक होती है ऑस्टियोपोरोसिस। राइट सर। ये दोनों तकरीबन सब लोग इसको फेस करते हैं, जो भी 60 से ऊपर पहुंच जाते हैं, तो उसमें ये चीज़ें कुदरत का होती निज़ाम हैं। है, कुदरत का निज़ाम है। अब डीजनरेशन में आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, डिस्क आपकी डीजनरेट हो जाती है। इसके साथ जो बोन है वो कोशिश करती है कि मजबूत हो जाए, ताकत गेन कर ले, बिकॉज नॉर्मल एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है। हड्डी का साइज़ बढ़ जाता है, वो नर्व के ऊपर प्रेशर डालती है, उससे फिर स्पाइनस स्टेनोसिस होता है। स्पाइनस स्टेनोसिस में नर्व के ऊपर वही प्रेशर आती है जो कि शुरू में आप डिस्क प्रेशर डालता है, आपको वही टांग के अंदर पेन शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि आपका जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाता है। 10-15 मिनट चलने के बाद टांग सुन होना शुरू हो जाती है, फिर इसके बाद टांग बिल्कुल काम छोड़ देती है, फिर आपको बैठना पड़ता है। तो ये एक स्पेक्ट्रम है। फिर अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर आते हैं तो इसमें आपकी हड्डी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। दिस इज़ मोस्ट कॉमन इन लेडीज़। राइट सर। ऑस्टियोपोरोसिस जो पोस्ट मेनोपाजल एज में है, एस्ट्रोजन का असर ख़त्म हो जाता है तो बोन कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से भी फिर बैक पेन, फिर फ्रैक्चर, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स उसमें होते हैं। बगैर चोट लगे फ्रैक्चर हो बगैर जाता है। चोट लगे हड्डी टूट जाती है
और मरीज़ कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ चलती रही हूँ, लेकिन हम उसके एक्सरे करते हैं 2-3 फ्रैक्चर हो चुके होते हैं। तो इन दोनों को भी टाइम पर डायग्नोज करना और ट्रीट करना। अब जो जो आपकी एज बढ़ती है, आपके पास जो क्वेश्चन टाइम है वो कम होता चला जाता है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको उसको उसी वक्त हैंडल करना होता है। अगर आप डिले करते हैं, एक चीज़ है, उससे दूसरी प्रॉब्लम बन जाती है, फिर तीसरी बन जाती है, और आखिर में फिर आपको समझ नहीं आती कि अब मैं किसको पहले करूँ हाँ और किसको बाद में करूँ। जी। अब डीजेनरेटिव चेंजेस तो सर वो शायद हमारे इख्तियार में ना हो, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस की आपने बात की, तो बीइंग एन एक्सपर्ट मेरा ख्याल है इसकी अद्वियात भी अवेलेबल हैं कि अगर टाइमली शुरू की जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस को कुछ बेहतर भी किया जा सकता है। देखिए, जो आपकी बोन हेल्थ है ना, वो आपके बचपन से शुरू हो जाती है। तकरीबन 30 to 40 ईयर्स तक आपकी बोन्स स्ट्रेंथ गेन करती हैं, ताकत उनका बढ़ता है। फिर एक स्टेज पर आकर फिर प्लेटो यानी एक बराबर हो जाता है और फिर नीचे जाना शुरू हो जाता है। अब अगर जब वो बढ़ने वाली उम्र है 0 to 30 ईयर्स, अगर उसमें आपकी ताकत बहुत अच्छी आपने गेन कर ली हुई है, तो जब वो नीचे जाएगी तो आपके पास क्वेश्चन तो है, टाइम है, ताकत है, आपकी हड्डी ताकतवर थी, बहुत भी कमज़ोर हो जाए तो एक लिमिट पर आकर हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी ताकत बढ़ी ही नहीं है, आपकी हड्डी शुरू से कमज़ोर है, तो जब वो नीचे जाना शुरू करती है तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अब हमारी तरफ यहाँ पर लाइफस्टाइल इस तरह है, ख़ासतौर पर लेडीज़ में, कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, हम लोग न्यूट्रिशन पर तवज्जो नहीं, दूध तो हमारे लिए कोई वो तो नो है, वो तो हमने बिल्कुल नहीं कहा, वेट गेन होता है उससे, वो नहीं, उससे वेट गेन होता है। एक्सरसाइज भी नहीं करनी, तो डाइट से हमने अपना वेट कंट्रोल करना है। तो जब डाइट से वेट कंट्रोल करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती नहीं है। हमने एक स्टडी की थी आज से 20-25 साल पहले की बात, हमने यूनिवर्सिटी के लड़कियों के ऊपर स्टडी की थी जिनकी एजेस थी तकरीबन 18 से 25 साल। उसमें हमें ये मालूम हो गया था कि हमारे जो 70% लड़कियां हैं जो उस एज में हैं कि उनकी हड्डियां बहुत मजबूत होनी चाहिए, वो ऑस्टियोपेनिक हैं, यानी वो नॉर्मल से बहुत नीचे हैं। अब अगर इस एज में जहाँ पर उनकी हड्डियां बननी है, ताकतवर होनी है, वो कमज़ोर रह जाएं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 50 साल पर डीजेनरेटिव चेंजेस बड़ी जल्दी आ जाएंगे, फिर पीछे आ जाएंगे। डीजेनरेटिव अपनी जगह पर, लेकिन हड्डी कमज़ोर हो जाती है, टूट जाती है, और इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस को आजकल एक साइलेंट किलर के नाम से भी उसको कहा जाता है कि आपको अंदाज़ा नहीं होता एंड इट किल्स यू। और सर अभी उन्होंने एक और मरहले से भी गुजरना है, उनकी शादियां होनी है, प्रेगनेंसी का लोड भी पड़ना है, तो वो भी एक मतलब एक बहरहाल स्ट्रेन तो होता है बैक के ऊपर। विटामिन डी की कमी तो हम सब में होती है, सर विटामिन डी भी नहीं लेते। 78% पॉपुलेशन साउथ एशिया में हमारी विटामिन डी डेफिशिएंट, इवन इंडिया एंड बांग्लादेश आर बेटर देन अस। तो मुझे हैरानगी होती है कि जिस मुल्क में इतना धूप निकलती हो वहाँ पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाना, हाँ, बड़ी मायूब सी बात ये लगती तो है मिथ है ना कि यहाँ धूप बहुत है तो विटामिन डी ज़्यादा है, इस तरह नहीं है। विटामिन डी को हमेशा हमें एक्सोजेनस सोर्सेस से सर हमारा कल्चर भी इस तरह का ना कि हम ज़्यादा एक्सपोज भी नहीं कर सकते एब्जॉर्प्शन वगैरह के मसले मसाइल। अब सर हम आते हैं ट्रॉमा की तरफ, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हमारे आए दिन का मामूल है, लोग सीढ़ियों से गिर जाते हैं, वो भी एक एक्सीडेंट है। तो स्पाइन के केस में सर आपके पास किस किस्म के केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं? क्योंकि कई दफ़ा इस तरह होता है कि रीढ़ की हड्डी एक नॉर्मल सा फॉल हुआ और पता चला कि क्वाड्रिप्लेजिया हो गया, यानी कि दोनों बाजू और टांग मफलूज हो गए। तो इतनी भी लिथल किस्म की इंजरीज हो सकती हैं कि जिसमें मुस्तकिली फालिज हो जाए टांगों का और बाजुओं का? सर देखिए, स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, नर्व्स हैं, और स्पाइनल कॉर्ड बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है और स्पाइन उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी वजह से स्पाइन टूट जाए तो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए ये वापस नहीं जनरेट नहीं होता, ये वापस नहीं आता। तो डिपेंड करता है कि कहाँ से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है। अब अगर गर्दन में डैमेज हुआ है तो चारों हाथ पाँव काम छोड़ देंगे, अगर नीचे से हुआ है तो हाथ काम करेंगे लेकिन टांगें छोड़ देंगी काम, आपके यूरिन स्टूल फ्री हो जाएगा। तो ये बहुत आम चीज़ है। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स यहाँ पर रोज़ाना हो रहे हैं, गाड़ी के एक्सीडेंट्स रोज़ाना हो रहे हैं, यहाँ से एक कमर की हड्डी टूट जाती है, ऊपर से फॉल, लोग ऊपर की फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं, या और जो देहातों में है वहाँ पर लोग दरख्तों में चढ़ जाते हैं, वहाँ से गिर जाते हैं, बहुत कॉमन रीज़न है उसका। और एक और चीज़ जो है वो कि अगर
वो उसकी स्पाइन टूटती है, स्पाइनल कॉर्ड बची होती है शुरू में, जिस तरीके से हम उसको पहुंचाते हैं अस्पताल, एग्जैक्टली वो हम हैंडलिंग भी इंश्योर कर लेते हैं कि इसकी स्पाइनल सर कॉर्ड। फ्रैक्चर वाले बंदे को लोग चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं ज़बरदस्ती, जिससे आप एज एन एक्सपर्ट बता सकते हैं कितना मजीद नुकसान हो सकता है। सबसे कॉमन तरीका क्या है, हमारे लोग जब उनको उठाते हैं उसको 4 टांगों और हाथों से पकड़ कर उठाते हैं, सर उसका नीचे लटका होता है, तो उसकी वजह से अगर गर्दन की हड्डी टूटी है और सर नीचे सर्वाइकल लटका स्पाइन हो, अगर तो वो- इन्वॉल्व है तो गया बिल्कुल। काम। ऐसे कई पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जो बोलते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरे हाथ पांव काम कर रहे थे एक्सीडेंट के बाद, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो कुछ भी काम नहीं कर रहा। इसके अंदर लोगों को एम्बुलेंस का और ट्रेन पैरामेडिक्स का इंतजार करना चाहिए, खुद से हैंडल करने से Exactly. गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल, सर, ट्रेन क्योंकि sensitive matter पैरामेडिक्स है। बहुत ज़रूरी है कि वो गर्दन को सही तरीके से कंट्रोल करके, हम प्रिज्यूम करते हैं कि गर्दन की हड्डी टूटी हुई है और स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा है, तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से केयरफुल ट्रांसपोर्टेशन उसकी होती है अस्पताल में। अगर पहुंच जाए हॉस्पिटल तो वो बच जाते हैं, उसकी स्पाइनल कॉर्ड बच जाती है, अदरवाइज़ फिर सारे चारों हाथ पांव काम छोड़ देते हैं। अच्छा सर, अतायत तो हमारे मुल्क में बहुत आम है, और आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड जो अताई काम कर रहे हैं इस मुल्क में उनको हम जरा भी कह देते हैं। वो फ्रैक्चर फिक्स करने से लेकर बैक के प्रॉब्लम भी, और बड़ा पॉइंट वो सेल करते हैं सर सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब कमर के दर्द का बगैर ऑपरेशन इलाज। तो अगर किसी को शाइटिका है तो किस तरह से सर वो एक जरा जो है बगैर सर्जरी के उसको ठीक कर सकता है? आपका क्या एक्सपीरियंस है सर? ये जो जरा से स्पॉइल्ड हुए हुए केसेस आते हैं, ख़राब हुए हुए केसेस आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं आपके पास? काफ़ी होते हैं, देहातों में ये चीज़ बहुत आम है, और जो सबसे कॉमन तरीका है उनका, वो ये टांग के ऊपर वो ज़ख़म डाल लेते हैं, जला देते हैं टांग को। जी सर। सारा दर्द जो है मरीज़ की सारी फोकस, बॉडी का जो हमारे जहन का निज़ाम है वो इस तरह कि जहाँ ज़्यादा दर्द हो फोकस वहाँ जाता है। अगर कहीं और दर्द है तो वो आपको महसूस नहीं होता, जब वो ठीक हो जाए फिर आपको ये वाला दर्द महसूस होना शुरू होता है। वो आपको इतना ज़्यादा दर्द दे देता है टांग में कि आपकी सारी तवज्जो उस तरफ चली जाती है। बिल्कुल। इस दौरान जब वो ज़ख़म हील होता है तो वो बॉडी अपना नेचर हीलिंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो कमर का दर्द भी साथ ठीक हो जाता है। वो कहते हैं जी मेरा तो इसकी वजह से ठीक हो गया। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि टांगे बिल्कुल उनकी इन्फेक्टेड हो जाती हैं, इतना बड़ा ज़ख़म वो लगा लेते हैं कि सारी इन्फेक्शन के साथ फिर आ जाते हैं, फिर वो चीज़ रह जाती है, फिर उसको ट्रीट करना पड़ता है। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है उसके साथ। अगर आप ये ना भी करें और सिर्फ टाइम दे दें उसको, तो जिस तरह हमने जिक्र किया कि 80% लोग तो वैसे भी ठीक हो जाते हैं, रेस्ट करने से और नॉर्मल से भी ठीक हो जाते हैं। Exactly. तो अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो ये वैसे भी ठीक हो जाएंगे। अगर आप ठीक हो गए तो उसकी वजह से नहीं हुए, आप अपने बॉडी के नेचुरल हीलिंग की वजह से रिकवर हुए। और दूसरे सर, फ्रैक्चर के केसेस में भी ये लोग, हो सकता है फ्रैक्चर हुआ ही ना हो, लोग समझ रहे हैं फ्रैक्चर है और वो पट्टियाँ वगैरह कर देते हैं और कहते हैं कि जी आप महीने बाद एक्सरे भी करवाएं तो उस पर कोई फ्रैक्चर नहीं होगा, और लोग बिलीव कर लेते वो हैं। ज़्यादातर लिम्स में ज़्यादा इस तरह होता है, टांगों बाजुओं में ज़्यादा टांगों बाजू में, क्योंकि वो आसान होता है, उसको बस वो बांध लेते हैं। उसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है, वो इतना टाइट बांध लेते हैं कि उसकी सर्कुलेशन स्टॉप हो जाती है। तो नेक्रोसिस जब हमारे गैंग्रीन पास भी बन आते सकता है हैं सर, तो वो ऑलरेडी नेक्रोज हो चुका होता है, फिर हमें उसकी एम्प्यूटेशन करनी पड़ती टिश्यू है, डेड हो जाता है उसमें तो सर। टिश्यू डेड हो जाता है। ये बहुत खतरनाक है सर। देखिए, अगर हड्डी टूट जाए तो मैक्सिमम क्या होगा, हड्डी गलत तरीके से जुड़ जाएगी ना, आदमी सही तरीके से चलेगा नहीं, काम नहीं करेगा, लेकिन जुड़ तो जाएगी। जानवर की हड्डी टूटती है तो उसको हम ऑपरेशन बहुत कम करते हैं, वो फिर भी वो जुड़ जाती है, लेकिन अगर आप उसको बांध लेते हैं, उसकी सर्कुलेशन ख़त्म हो जाती है, तो फिर तो उसको काटना पड़ता है, तो दैट बिकम्स मोर डेंजरस। अच्छा सर, काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू अब तक हमने स्पाइन डिसऑर्डर्स के ऊपर या कमर के रीढ़ की हड्डी के जो मसाइल हैं उसके ऊपर काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू की। अब हम प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं चाहूँगा सर कि आज प्रोग्राम के मौजू की मुनासबत से हमारे जो व्यूअर्स हैं, अवामुन्नास पब्लिक ये प्रोग्राम देख रही है, लो बैक पेन, शाइटिका और बैक के प्रॉब्लम्स के हवाले से एक हेल्दी स्पाइन के लिए आप क्या सर मैसेज देना चाहेंगे? ओवर टू यू सर। नहीं, थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि बैक पेन को इग्नोर न करें, स्पाइन के इश्यूज़ को इग्नोर न करें, और इसको अब देखें अगर आपको तकलीफ़ हो रही है और वो परसिस्टेंट है और वो बढ़ रही है, या आपकी टांगों में जान नहीं रही, या आपके यूरिन और स्टूल में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सीरियसली और इमीडिएटली आप एक डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो उसको डायग्नोज करे। अगर आपकी कमर की हड्डी टेढ़ी है तो उसको भी
सीरियस लें। इमीडिएटली आपके बच्चों में होती हैं तो बच्चे को आप फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि वो उसको डायग्नोस करे और इनिशियल स्टेज पर उसको ठीक किया जा सके। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप अगर इनिशियली डायग्नोस करेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर आपको अपनी लाइफस्टाइल पर काम करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल हमारा इस तरह है कि हम अपने एक्सरसाइजेस पर तवज्जो नहीं देते, हमारे मसल्स कमज़ोर होते हैं। एज के साथ आपकी कमर ने कमज़ोर होना है। कमर कमज़ोर होगी, मसल्स अगर आपके मजबूत हैं तो आप सारी उम्र ठीक रहेंगे। अगर मसल भी कमज़ोर हैं, हड्डी भी कमज़ोर हैं, कमर भी कमज़ोर हैं, तो फिर आखिर में आपको मोहताजी की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मोहताज ना हो आखिरी स्टेज पर, आप अपने मसल्स के ऊपर, अपने बैक के ऊपर आप काम करें, उनको मजबूत करें। आखिर में नाज़रीन, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ख़ान का तहे दिल से मशकूर हूँ, जो ख़ास तौर पर पेशावर से इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए एज एन एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो को उन्होंने रौनक बख्शी, इज़्ज़त बख्शी। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। This program is brought to you by Saigon Pharmaceuticals Private Limited.